हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत पर चर्चा करने वाले हैं। तो उनकी कहानियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिल्ली में एक मौत कहानी जो है महानगर की व्यस्त ज़िंदगी के बारे में, और उसमें आत्म केंद्रित ज़िंदगी की। एक तो व्यस्त है आदमी अपने आप में और आत्म केंद्रित हो गया है, अपने में ही सिमट कर रहना चाहता है। उसी विषय वस्तु पर जो है ये कहानी दी गई है। इसका वर्ण विषय जो है मुख्यतः यही है, और किसी की मौत में शामिल होना जो है बस एक औपचारिकतावश जो है वो किसी के मौत में शामिल होना चाहते हैं, अन्यथा उनके पास इसमें जाने के लिए भी समय नहीं है। किसी के पास किसी के का भी शोक जो है वह प्रकट करने के लिए, शोक संवेदना प्रकट करने तक का भी वक्त नहीं है। इसी का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। तो इसके पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले अब मौत की बात, तो इसमें किसके मौत को दिखाया गया है, तो करोल बाग का जो एक सेठ होता है दीवान चंद, उसकी मौत होती है। उसकी शव यात्रा का इसमें चित्रण है दीवान चंद का। इसके अलावा एक कथावाचक है जिसका नाम हमें यहाँ नहीं मिलता है, मिस्टर वासवानी और मिसेस वासवानी है, और एक अतुल मवानी करके एक नाम है, और उसके बाद एक सरदार जी है और सरदार जी का नौकर धर्मा। तो इतने ये जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो अब आते हैं इसकी कहानी के सारांश के ऊपर। तो कहानी के सारांश के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इस कहानी में जो है वो दिखाया गया है कि आदमी जो कितना स्वार्थी, संवेदन शून्य और व्यापारी मनोवृत्ति का हो गया है। तो कहानी में पिछले साल ही दीवान चंद ने जो है अपनी लड़की की शादी की थी। तब जो है वो वहाँ पे हज़ारों भीड़ इकट्ठी थी। लेकिन आज जब वो उनके शव यात्रा की बारी है तो वहाँ जाने से सभी लोग जो है वो कतरा रहे हैं। यदि शमशान भूमि पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो भी गए तो उनमें से अधिकतर जो है वो औपचारिकतावश ही वहाँ पे आए हैं, और कुछ लोग वहाँ किसी और से मिलने, और कुछ लोग जो है अपना काम करा लेने के लिए आए हैं। और स्त्रियां इस समय भी ऐसे सज धज की आई हैं और सुंदर वस्त्र पहन के आई है जैसे वहाँ ये शोक संदेश में नहीं, शोक संवेदना में नहीं, बल्कि वो किसी पार्टी वार्टी में जा रही हैं। इस प्रकार से वो सौंदर्य और वस्त्रों का प्रदर्शन करने आई है। मृत्यु जैसे समय में भी मनुष्य मूल्यहीनता का ही परिचय देता है। तो यहाँ मृत्यु के समय भी लोगों ने अपनी मूल्यहीनता का परिचय दिया है कि उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, वो इतना संवेदन शून्य हो गया है। शव यात्रा में सम्मिलित होने के मूल में न शोक संतप्त परिवार के प्रति करुणा है, न सहानुभूति। तो ना किसी के मन में भी करुणा आ रही है, लोगों के मन में ना कोई सहानुभूति है। और जो असली में जो लोगों की संवेदनाएं जो है शव यात्रा में जाने की, वो संवेदना की असली में जाने वाले वो बहुत ही कम लोग हैं। जीते जी हजारों की भीड़ थी वहाँ पे। जब उसने अपनी बेटी की शादी की थी तब हजारों की भीड़ में लोग आए थे। लेकिन जब लोगों की उसकी शव यात्रा में जाने की बारी आई तो लोग जो है जाने से कतरा रहे थे। यही अंतर जो है जीवन और मृत्यु का है। शहर की स्वार्थी, संवेदन शून्य और व्यापारी मनोवृत्ति का प्रमाण जो है इस कहानी में हमें मिलता है कि उनके लिए जो शोक में भी जाना अब एक फैशन हो गया है। शमशान घाट पर लोग दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने के स्थान पर जो है अपने भविष्य की जो है योजनाएं बनाने लगे। अतुल भिवानी अपने कागज निकालकर वासवानी को दिखाते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वहाँ पे वो अपने मेकअप और पार्टी की बातें करती है। दूसरों के दुख को अपना समझने वाली हमारी मानसिकता जो है इतनी पतनशील हो गई है। तो इन्हीं का चित्रण जो है इस कहानी में दिया गया है। तो चलिए अब कहानी के मुख्य भाग को ही हम पढ़ लेते हैं। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ, और न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है, और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है।
सर्दी की वजह से मेरी हम हिम्मत छूटी जा रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोंच कर रही है। तो यहाँ पे कथावाचक जो है वो शव यात्रा में शामिल होने के लिए 10 बार सोच रहा है कि जाया जाए कि ना जाया जाए। इसी उधेड़-बुन में वो लगा हुआ है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली जो है वो धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज़ की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर पिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जू जू करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर होती जाती है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। तो यहाँ पे सुबह के वातावरण का उसने वर्णन किया है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई है और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चालें बहुत धीमी है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, ज़रा अपना आयरन देना, अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। तो ये इस तरीके से जो है आनाकानी कर रहा है वहाँ जाने के लिए। मैं उसे फ़ौरन आयरन देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी है, मुझे हर क्षण यही खटका लगा हुआ है कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात ना कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीक दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीनी से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। मुझे कुछ और राहत मिली। तो यहाँ वो जो कथावाचक है वो यही कह रहा है कि उसका जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है इस ठंड में, और वो यही देखना चाहता है कि जिस बिल्डिंग में वो रहता है अगर उस बिल्डिंग में बाकी लोग नहीं जा रहे हैं तो वो भी
न जाए। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं, तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार ही मुलाकात भर थी। तो वो सोचता है कि अगर ये दोनों नहीं जा रहे तो मैं जाके क्या करूँगा, इनकी तो उनसे ज़्यादा बनती थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। गाउन पहने हुए ही वे निकलती है और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डाशलग, ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी की भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना, दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बातें आगे ना बढ़ सके। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे और बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने के लिए की जो नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। तो यहाँ वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है कि उसे शव यात्रा में ना जाना पड़े। बस मशीन आने भर की देर है। आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से काम धाम मिल गया। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है। वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है, और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लग रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमिला वहाँ जरूर पहुँचेगी। क्यों डाशलग, पहुँचना तो चाहिए। तुम ज़रा तैयारी हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहे, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा। शायद चला जाऊं। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है। मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लग जाता है और वह अपने नौकर को हिदायत देते हैं कि खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर आना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और ना उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है। सूरज की किरणें का पता नहीं। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लाकर खड़ी कर दी है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यों में खड़े लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट मांग रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेज़गारी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। तो यहाँ पे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताया गया है। नीली साड़ी पहन लूँ, मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी ने जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर सामने से निकलता है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने मंगवाया हुआ उसका सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी और जूतों पर चमक है। आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो?
और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने की, वो पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट से। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी दे देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर, अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी 12 बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है, उसके साथ कुछ एक आदमी है, एक दो कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही है, लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं, और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाए वासवानी मुझसे आकर पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं कहता, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो आते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात कहते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती चली जाती है। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दास्ताने पहने हुए हैं, और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है। वासवानी आगे सड़क पर जाकर अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ, और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शिव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है, और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात जो है वो पहुँच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है और मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदमी अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क हो जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी तय की थी। हजारों की भीड़ थी, कोठी के बाहर कारों की लाइनें लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पचकुहियां शमशान भूमि है, और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतारें मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ मुड़ खड़ी है, उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई देती है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठकर कुहरे में घुला जा रहा है, और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं, और उनकी आंखों में गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया जाता है। अब खामोशी छा गई है। उधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है, और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए हुए मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आंख के इशारे से सबके पास जाने को कह रहा है, और वह कहता है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती है। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाली हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दिए। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली है या बुझा दी है। वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है।
मातमपुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बस गुजर रही हैं और मिसेज वासवानी कह रही हैं, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति से सर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होती जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर आगे बढ़ गए हैं। मैं खड़ा सोच रहा हूँ, अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहाँ से सीधे काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे बड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई है और मैं शव यात्रा में भी शामिल हुआ हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एक जो औपचारिकतावश लोगों का जाना जो है वो दिखाया गया है और किसी को भी जो इसमें शोक की भावना किसी के अंदर भी जागृत नहीं हुई है, इसी का वर्णन इस कहानी में जो है दिखाया गया है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।